नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित जीएस एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान सभा एवं संविधान के निर्माण की। पिछली वीडियो में मैंने संवैधानिक विकास को कंप्लीट कराया था। उसके बाद जो नया टॉपिक है वो भारत की संविधान सभा और संविधान निर्माण की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करें भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का जो दर्शन है सर्वप्रथम बीजी तिलक के निर्देशन में तैयार स्वराज विधेयक में मिलता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में संविधान सभा के जो गठन की सबसे पहले बात की गई है वो किस में की गई है, तो स्वराज विधेयक में की गई है। कौन लेकर आए थे स्वराज विधेयक को, तो बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक लेकर आए हैं। और कभी आया है ये विधेयक, तो 1895 में आया है। इसके बाद 1922 में गांधी जी ने एक बात बोली थी कि भारत का जो संविधान होगा वो भारतीय की इच्छा अनुसार होगा, इसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसमें हम आगे बात करें फिर इसके बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू या मैं कह दूं स्वराज पार्टी द्वारा ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के गठन की ये निर्माण की बात रखी गई थी। ये क्वेश्चन पूछता है कि स्वराज पार्टी ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग कब रखी है, तो 1924 में रखी है। या मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग कब रखी है, 1924 में रखी है। कौन सी स्वराज पार्टी है, तो इस स्वराज पार्टी का गठन 1923 में इलाहाबाद में हुआ था। और किसने किया था इसका गठन, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। चित्तरंजन दास इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू कौन थे, इसके सचिव थे। इसमें फिर आगे बात करें हम संविधान सभा की जो औपचारिक मांग है वो किसने की है, एम.एन. राय ने की है। और कब की है इन्होंने, 1934 ईस्वी में एम.एन. राय ने संविधान सभा की औपचारिक या व्यक्तिगत मांग की है। कौन है एम.एन. राय, तो इन्हें भारतीय साम्यवाद का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माता भी कौन है, तो एम.एन. राय हैं। इसके बाद भारत में कैबिनेट मिशन आता है और इस कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत की संविधान सभा को क्या कर दिया जाएगा, व्यवहारिक रूप प्रदान कर दिया जाएगा। और मैंने बताया था कैबिनेट मिशन ने भारत में दो कार्य किए, एक संविधान सभा के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की थी और दूसरा अंतरिम सरकार के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके बाद हम आगे बात करें कि संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव है वो कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ है, तो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया है। चुनाव जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक चुनाव जो होता है एक प्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और दूसरा चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। दोनों में अंतर क्या है, प्रत्यक्ष चुनाव में जनता वोट करती है और अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता के प्रतिनिधि वोट करते हैं। इसलिए जनता के जो द्वारा चुने गए सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव के अंतर्गत आते हैं और जनता के प्रतिनिधियों द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत आते हैं। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ है, तो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है। इसके बाद हम बात करें कि संविधान सभा की एक सीट का आवंटन कितनी जनसंख्या पर किया गया था, तो 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा का एक सदस्य होता था। इसी क्रम में संविधान सभा की जो कुल सीटें हैं वो कितनी निर्धारित की गई हैं, 389। इसका मतलब ये है कि संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या पूछ ले या सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो 389 है। जिनमें से 292 सीट ब्रिटिश प्रांत से आएंगी, 93 सीट देसी रियासत से आएंगी और 4 सीट कहाँ से आएंगी, तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आएंगी। और वो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ABCD हम याद रख सकते हैं। ए अजमेर है, बलूचिस्तान है, कुर्ग है और दिल्ली है। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं जहाँ से संविधान सभा में 4 सीटें आती हैं। इसके बाद संविधान सभा की सीटों पर क्या होगा, चुनाव होगा। क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की कितनी सीटों पर चुनाव हुए हैं, तो 296 सीटों पर चुनाव हुए हैं। कौन सी 296 है, तो 292 सीट ब्रिटिश प्रांत वाली हैं और 4 सीट चीफ कमिश्नरी क्षेत्र वाली हैं। इन दोनों को मिलाकर 296 सीट बनेंगी और इन्हीं सीटों पर क्या कराया जाता है, चुनाव कराया जाता है। क्वेश्चन दोनों अलग अलग है। संविधान सभा में कुल सीटों की संख्या 389 है, लेकिन चुनाव कितनी सीटों पर होगा, तो 296 सीटों पर होगा। जो 93 सीट देसी रियासत की होंगी उन पर संविधान सभा का चुनाव नहीं कराया जाएगा। इसके बाद हम बात करें कि जो 296 सीटों पर चुनाव किए गए हैं उनका संप्रदाय के आधार पर क्या कर दिया गया है, विभाजन कर दिया गया है। जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 213 सीट दे दी गई हैं, मुस्लिमों के लिए 79 सीट दी गई है और सिखों के लिए कितनी सीट निर्धारित की गई थी, 4। चुनाव के बाद क्या होता है, कांग्रेस को 208 सीट मिलती है। वास्तव में तो कांग्रेस को 199 सीट मिली थी, लेकिन 9 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन कर दिया था, तो इनकी सीटें कितनी हो जाएंगी, 208 सीट हो जाएंगी।
इसके बाद मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली हैं? तो 73 सीट मिली हैं। निर्दलीय कितनी सीट थी? तो 8 सीट निर्दलीय थी, जिनके पास कोई दल या पार्टी नहीं था। अन्य दल से कितनी सीट थी? तो 7 सीट थी। इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है यहाँ से कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा में कहाँ से शामिल किया गया था? तो पूर्वी बंगाल से शामिल किया गया था। और जब भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है 15 अगस्त 1947 को, तो ये पूर्वी बंगाल वाला जो क्षेत्र है ये किस में चला जाएगा? पाकिस्तान में चला जाएगा। किस में? पाकिस्तान में। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा से कहाँ हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। और इनका संविधान सभा में रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, इसलिए बाद में मुंबई प्रेसिडेंसी की एक पूना सीट है, उस पर कौन थे उस समय पर? तो एम आर जयकर थे। इस सीट को खाली कराया जाता है और खाली कराने के बाद यहाँ पर उपचुनाव कराए जाते हैं। उपचुनाव कराने के बाद में बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा में लाया जाता है। तो वास्तव में जो संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को शामिल किया गया वो किस सीट से शामिल किया गया है? तो पूना सीट से शामिल किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा के जो चुनाव है वो कब संपन्न हुए? तो जुलाई 1946 में संपन्न किए गए हैं। और संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 15 है। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 है, जिनमें महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 15 महिलाएं थी। और एक और क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो बेगम एजाज रसूल थी। नेक्स्ट बात करें हम कि संविधान सभा में एससी वर्ग अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 26 थी। और एसटी वर्ग अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी है? 33 है। यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, एसटी के लिए यहाँ सीट ज़्यादा थी और एससी के लिए यहाँ पर सीट क्या है? कम है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य किस प्रांत से थे? तो संयुक्त प्रांत जो आज का यूपी है इससे थे। और कितने सदस्य थे इससे संविधान सभा में? 55 सदस्य। इसके बाद मद्रास से 49 सदस्य थे। और बिहार से कितने सदस्य थे? तो 36 सदस्य कहाँ से थे? बिहार से। नेक्स्ट बात करें हम कि संविधान सभा में सबसे ज़्यादा सदस्य किस देशी रियासत से थे? तो मैसूर रियासत से सर्वाधिक सदस्य थे। और यहाँ से सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। प्रांतों से सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य हैं। और रियासत में सबसे ज़्यादा सदस्य मैसूर रियासत से थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और एक रियासत ऐसी थी कि जो संविधान सभा में शामिल ही नहीं थी। क्वेश्चन बनता है कि हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में क्या नहीं होते? शामिल नहीं होते। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी रियासत ऐसी है जिसने संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो हैदराबाद रियासत है। इसके बाद हम बात करें संविधान सभा के जो चुनाव हैं वो हो गए हैं। और मैंने बताया था कैबिनेट मिशन के तहत 2 काम किए गए हैं। एक, संविधान सभा के गठन को स्वीकृति दी गई है और संविधान सभा का गठन हो भी गया है। दूसरा, अंतरिम सरकार के गठन को स्वीकृति दी गई थी। तो अब हम बात करेंगे किस पे? अंतरिम सरकार पे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ है? तो 1946 में हुआ है। कैबिनेट मिशन के तहत 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की क्या की गई है? घोषणा की गई है। और 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का क्या किया गया है? गठन किया गया है। क्वेश्चन दोनों अलग अलग है। गठन की घोषणा की बात करेगा तो 24 अगस्त 1946 को हुई है। और गठन कब हुआ इसका? तो 2 सितंबर 1946 को हुआ है। प्रारंभ में इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 13 थी। उस समय पर भारत का वायसराय था लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल के प्रयासों से 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में क्या हो जाती है? शामिल हो जाती है। और इसमें सदस्यों की संख्या क्या कर दी जाएगी? अब 15 कर दी जाएगी। 15 कैसे होते हैं सदस्य? प्रारंभ में जब इसमें सदस्यों की संख्या 13 थी तब उसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। और जैसे ही इसमें मुस्लिम लीग शामिल होती है तो इनमें से 3 सदस्यों को क्या कर दिया जाएगा? बाहर। अब सदस्य कितने बचेंगे? इसमें 10। और जब मुस्लिम लीग शामिल होगी तो इसमें मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को क्या कर लिया जाएगा? शामिल कर लिया जाएगा। और अब फाइनली इसमें सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। और वो कुछ सदस्य इस प्रकार हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो अंतरिम मंत्रिमंडल के उपाध्यक्ष थे। विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल से जुड़े हुए मामले किसको दिए गए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिए गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह, सूचना और प्रसारण संबंधी मामले दिए गए हैं। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया था। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। आसफ अली को रेलवे मंत्री बनाया गया। जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया। और लियाकत अली खां को वित्त मंत्री बनाया गया था। और लियाकत अली किससे थे? तो मुस्लिम लीग से थे। जोगेंद्र नाथ मंडल को अंतरिम मंत्रिमंडल में क्या बनाया है? तो विधि मंत्री बनाया। और ये भी कौन है? लीग से सदस्य हैं।
इसका क्वेश्चन एक और बनता है यहाँ से, और अच्छा क्वेश्चन है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में जो विधि मंत्री बनाया गया था वो किसे बनाया था, तो जोगेंद्रनाथ मंडल को बनाया था। और एक और थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी और अली जिन्ना ऐसे प्रमुख राष्ट्रीय नेता हैं जो संविधान सभा में शामिल नहीं थे। इसके बाद क्या होता है, अंतरिम सरकार का भी गठन हो गया है और संविधान सभा का भी गठन हो गया। अब बात आएगी संविधान सभा के अधिवेशनों की। अधिवेशन का मतलब बैठक से होता है। और संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो 9 दिसंबर 1946 को होगा। और ये अधिवेशन कहाँ होगा, तो नई दिल्ली में कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में होता है। क्वेश्चन पूछता भी है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ होता है, तो नई दिल्ली में कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में होता है। और इस अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे, तो 207 सदस्य शामिल हुए थे। बहुत कम सदस्य हैं क्योंकि 389 सदस्य थे किसमें, संविधान सभा में, लेकिन प्रथम अधिवेशन में कितने शामिल हो रहे हैं, 207। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला कि जो देसी रियासत हैं वो अभी यही निर्धारित नहीं कर पाई हैं कि हम भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में, एक ये बड़ा कारण था। और दूसरा कि इस प्रथम अधिवेशन का मुस्लिम लीग ने क्या किया है, बहिष्कार किया है। तो ये दो बड़े कारण थे जो सदस्यों की संख्या इसमें क्या रहती है, कम रहती है। और एक और क्वेश्चन पूछता है, प्रथम अधिवेशन में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 9 थी। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी है, 15। और प्रथम अधिवेशन में कितनी महिला शामिल होती है, तो 9 महिला शामिल होती हैं। और मुस्लिम लीग ने इस अधिवेशन का क्या किया है, बहिष्कार किया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से सबसे खास क्वेश्चन ये बनेगा इसमें कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस प्रथम अधिवेशन में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसी अधिवेशन में HC मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी और VT कृष्णाचारी को संविधान सभा का क्या बनाया, उपाध्यक्ष बनाया गया। इसका मतलब यह है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कितने थे, तो 2 उपाध्यक्ष थे। कौन कौन है, एक HC मुखर्जी है और दूसरे कौन है, VT कृष्णाचारी हैं। संविधान निर्माण के जो प्रारंभ की तिथि मानी जाती है वो 9 दिसंबर 1946 को मानी जाती है। इसके बाद हम बात करें, संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन होगा और कब होता है, तो 11 दिसंबर 1946 को होता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से सबसे अच्छा बनता है कि दूसरे अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन अलग अलग है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया था। और एक और काम इस अधिवेशन में हुआ है, इस अधिवेशन में VN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया है, तो VN राव को चुना गया है। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का तीसरा अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाएगा। इसमें क्या था, संविधान के उद्देश्य थे और इसमें 8 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद हैं, 8 अनुच्छेद है। किसके द्वारा रखा गया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा 22 जनवरी 1947 को क्या देगी, स्वीकृति प्रदान करेगी। और बाद में चल के यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या बन जाएगा, प्रस्तावना बन जाएगा। क्या बनेगा, प्रस्तावना बन जाएगा। इसके बाद हम आगे बात करेंगे। इसी बीच भारत में एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की जो मांग है वो तेज होती जा रही थी। प्रधानमंत्री कलीमेट एटली ने वायसराय माउंटबेटन को एक योजना लेकर भारत भेजा, जिसे हम माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना कहते हैं। माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना। एक क्वेश्चन बनता है कि 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना कब आई है, तो 3 जून 1947 को भारत आती है। और इस माउंटबेटन योजना में भारत और पाकिस्तान के जो विभाजन की बात है वो प्रस्तावित की गई थी। और इसी बात को स्वीकृति प्रदान करी थी किसने, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने। और इनकी स्वीकृति देने के बाद में इस माउंटबेटन योजना के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया जाता है। और इसमें कौन कौन से काम हैं जो किए जाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान का क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। और 15 अगस्त 1947 को भारत को 2 डोमिनियन राज्य भारत और पाकिस्तान में पाकिस्तान की क्या कर दी जाएगी, स्थापना कर दी जाएगी। दोनों राष्ट्रों के लिए एक अलग अलग गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। किस एक्ट के तहत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। और इसी एक्ट के तहत जो भारत का वायसराय होगा उसे पुनः भारत का क्या बना दिया जाएगा, गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि किस एक्ट के तहत भारत से वायसराय के पद को समाप्त किया गया है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत समाप्त किया गया है। और इसी एक्ट के तहत
जब भारत के वायसराय को पुनः भारत का गवर्नर जनरल बनाया है, तब भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। और वही भारत स्वतंत्र भारत का क्या बनता है? प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन है। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन है। इसके बाद में हम आगे बात करें, भारत में वायसराय का जो पद है वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। मैंने अभी बताया था। भारत पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है, जिसे 3 जून योजना भी कहते हैं। क्वेश्चन दो तरह से बनता है यहाँ से कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस एक्ट के तहत हुआ है? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हुआ है। और भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ है? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है, जिसे क्या कहते हैं? 3 जून योजना भी कहा जाता है। और इस एक्ट में एक और काम किया गया था कि जो देसी रियासत होती थी उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में शामिल होने की क्या दे दी गई थी? छूट दे दी गई थी। इसका मतलब ये है कि देसी रियासतों से ये बोल दिया गया था कि वो चाहे तो पाकिस्तान में रह सकती हैं और चाहे तो भारत में रह सकती हैं। इसी अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को जो भारत है वो 2 भागों में बटेगा, एक भारत होगा और दूसरा कौन होगा? पाकिस्तान होगा। और भारत का प्रधानमंत्री बनाया था किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और मैंने बताया था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत इस बात का प्रावधान किया गया था कि दोनों जो राज्य होंगे, जो राष्ट्र होंगे, उनके लिए एक एक गवर्नर जनरल की क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी। और भारत का या स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया वो किसको बनाया गया था? माउंटबेटन को। उसी क्रम में जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है वो लियाकत अली को बनाया गया था। और पाकिस्तान का जो गवर्नर जनरल बनाया था वो अली जिन्ना को बनाया था। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 15 अगस्त 1947 को जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है वो संविधान सभा के किस अधिवेशन में हुआ था? तो संविधान सभा के 5वें अधिवेशन में हुआ है। इसके बाद हम बात करें कि भारत में जो ब्रिटिश राज्य है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसको कब समाप्त कर दिया जाता है? तो 15 अगस्त 1947 को समाप्त कर दिया जाएगा। और किसके तहत समाप्त किया जाएगा? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत इसे क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करें कि नए संविधान बनने तक जो भारत का शासन है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या किया जाएगा? चलाया जाएगा। इसका मतलब है जब तक भारत का नया संविधान नहीं बनता है तब तक जो भारत में शासन होगा वो किसके तहत किया जाएगा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया जाएगा। इसके बाद जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है तो इसका सीधा मतलब है कि जो संविधान सभा है उसका भी क्या होगा? विभाजन होगा। तो मैंने बताया था कि भारत की संविधान सभा में जो कुल सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? तो 389 थी। और जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, एक भारत बना है, दूसरा कौन बना है? पाकिस्तान। भारत की स्वतंत्रता के बाद या विभाजन के बाद भारत की जो संविधान सभा में सीटों की संख्या थी वो कितनी थी? 299 थी, जिनमें 229 सीटें ब्रिटिश प्रांत से और 70 सीटें कहाँ से थी? देसी रियासत से थी। पाकिस्तान की संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी थी? 90 थी। और पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया था किसको? अली जिन्ना को। क्वेश्चन ठीक है कि पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? अली जिन्ना था। दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और क्वेश्चन ये बने कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तब भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है। क्वेश्चन में घूमना नहीं है। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे या स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष पूछे, दोनों का आंसर एक ही रहेगा। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 299 है। केवल भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या पूछे तो 389 है। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या पूछेगा तो 299 है। या ऐसे पूछेगा कि भारत की जो वास्तविक संविधान सभा है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 299 थी। जो भारत की वास्तविक संविधान सभा है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 299 है। इस वीडियो में आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इस क्लास की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अंकित GS एकेडमी के नाम से टेलीग्राम